अभी तो शादी में पूरे 5 दिन बाकी हैं। तुम अभी से क्यों रो रही हो? मुझे नहीं करनी है शादी। अगर तुम 1 घंटे में तैयार होकर नहीं आई तो देखो तुम जो कह रही हो ना वो नामुमकिन है। ये तो बहुत ज्यादा जल गया है, चलो हॉस्पिटल चलें। मैं तो बस इस बात की मुंतज़िर थी कि कब वो मुझे आज़ाद करेंगे। अपना सामान बांधो, तुम आज़ाद हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे? अरे बेटा तुम लोग यहाँ काम कर रहे हो, चलो अच्छी चीज है। अरे भाई यहाँ क्या कर रहे हो, पहले अंदर की सजावट तो मुकम्मल करो। ओहो इंतहाई सुस्त आदमी हो, मजाल है जो काम ढंग से हो जाए। बेटा इनको ना यहाँ लगा देना तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है ना? मेहमान भी आते होंगे, जल्दी कर लो। क्या तुम अब निकल रहे हो? ओ मियां, सारा काम सर पर पड़ा है। ये देखो आप ना। भाई अकेला कहाँ तक करूँगा? बात सुनो। नहीं मैं कुछ नहीं जानता। मैं 10 मिनट में तुम्हें यहाँ मांगता हूँ, सिर्फ 10 मिनट। ओके? अरे आप ये बताइए कि जब्बार का क्या हुआ, आ रहे हैं या नहीं? अरे मैं उसे तो फोन कर रहा था, रास्ते में है। अच्छा अगर आप चाहें तो फ्रेश होने में आपके लिए चाय ले। नहीं मुझे देखो, बात सुनो, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। बस दुआ करो कि ये सारे मामला खैरियत के साथ निपट जाए। आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। अच्छा डैम इट फरीद। हेलो हेलो फरीद, अब क्यों फोन कर रही हो मुझे तुम? प्लीज फरीद कुछ करो, आज मेरी माई हुआ है। नैना मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ, तुम्हारे वालिदैन नहीं। अरे अभी तो शादी में पूरे 5 दिन बाकी हैं। तुम अभी से क्यों रो रही हो? लगता है नैना बीबी रोने की प्रैक्टिस कर रही हैं।
सुनने सुनाने का वक्त अब निकल चुका है। और अगर तुम कोई कदम उठाना चाहती हो तो हरगिज ये मत समझना कि मैं तुम्हारे आगे कोई मिन्नत करूंगा या अपनी इज्जत का वास्ता दूंगा। एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं अपनी इज्जत पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपनी या अपनी बेटी की जान गंवानी पड़े। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने जो कुछ कहना था वो कह दिया है, अब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम 1 घंटे में तैयार होकर नहीं आई तो अगर तुम 1 घंटे में तैयार होकर नहीं आई तो बेटा मैं ये समझूंगा कि इस दुनिया में मेरी कोई औलाद थी नहीं। पापा अपनी बात कह के जा चुके थे। शायद उन्होंने मेरी आंखों में बगावत पढ़ ली थी, तभी उन्होंने जिंदगी में पहली मर्तबा मुझसे इस अंदाज में बात की थी। मैं सोच रही थी कि अगर वाकई में कदम उठा भी लूं तो होगा क्या, क्योंकि फरीद ने भी तो हिम्मत का मुजाहरा ना किया था। मजबूरन मुझे अम्मी और पापा की बात माननी पड़ी। पता है ये आंसू किसके लिए निकल रहे हैं? मैं रुखसत होकर मजबूरन वसीम के कमरे में पहुंच गई थी। थकन और दुख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। शायद मुझे बुखार चढ़ गया था, क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिनों से मेहमानों और तकरीबात की वजह से नींद भी ना पूरी हो सकी थी। तुम्हें तो बुखार हो रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा, अब मैं तुम्हारे लिए टैबलेट लेके आता हूँ। वो रात जिसके लिए हर मर्द और औरत न जाने क्या क्या ख्वाब देखते हैं, मैंने सोकर गुजार दी। अगले चंद दिन वलीमे वगैरह से फारिग होकर जब मैं दोबारा वसीम के घर आई थी तो वसीम घर पर ही थे। और दरअसल बेटा मुझे आगे थोड़ा सा काम था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नैना को खुद तुम्हारे घर छोड़ दूं। अरे अंकल, बस मैं थोड़ी सी देर में निकलने वाला था आपके घर जाने के लिए। चलो मैंने तुम्हें जहमत से बचा लिया। आप शर्मिंदा करें अंकल, अब नैना मेरी जिम्मेदारी है।
अरे नैना, वो अंकल के लिए कोई चाय पानी का बंदोबस्त करो। अरे नहीं बेटा, नैना बैठो, दरअसल मुझे काम है। चाय उधार नहीं, फिर सही। हाँ, मगर अंकल। दरअसल बेटा बात यह है कि नैना की शादी के बाद आप तो अकेली हो गई है। जी अंकल, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। असल में माँ बाप के जाने के बाद मैं भी बिल्कुल अकेला रह गया था। लेकिन बेटा अब तो नैना आ गई है और तुम्हारा अकेलापन खत्म हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब इजाजत दो। खुदा हाफिज, जीते रहो, सदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। चले अंकल, मैं छोड़ दूं। वसीम अब तक बेहद शरीफ और तहम्मुल मिजाज साबित हुए थे। मेरी इग्नोरेंस के बावजूद अभी तक उनके माथे पे बल तक न आया था। शायद वो यही समझ रहे थे कि अभी इस माहौल की मैं आदी नहीं हूँ। कुछ अरसे में जब मैं यहाँ और उनकी आदी हो जाऊँगी तो सब ठीक हो जाएगा। नैना जी, ये तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? पता नहीं। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है क्या? आपसे कैसे शिकायत? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ होने के बावजूद भी मेरे पास नहीं हो। नहीं तो? पता है, मैं तुम्हें हर वक्त हंसता मुस्कुराता और खुश देखना चाहता हूँ। मैं खुश हूँ। मगर मुझे क्यों नहीं लगता? खाना लगा दूँ? नहीं। क्यों? आज हम कहीं बाहर डिनर करेंगे। मेरा मूड नहीं है और ना मुझे भूख लग रही है। अच्छा, तो फिर किस चीज़ का मूड है तुम्हारा, वो भी बता दो। मुझे नींद आ रही है। इतनी जल्दी? हाँ, वो घर में सारा दिन काम में लगी थी तो आराम करने का मौका नहीं लगा। अच्छा, ठीक है, तो फिर तुम सो जाओ। मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए। मेरा इतना सख्त रवैया होने के बावजूद ये शख्स मुझ पे इतना मेहरबान क्यों था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मेरे रवैये पे वो नाराज़ होंगे, मुझे डांटेंगे, मगर वो इतने नरम मिजाज और बाज़र्फ इंसान थे कि शिकायत तक नहीं करते थे। हमारी शादी को दूसरा माह था, लेकिन अब तक वसीम ने मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की थी। मैं हैरान थी, अब तो मुझे अपने अंदर खालीपन महसूस होने लगा था। और वसीम की मोहब्बत का ये हाल था कि ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा जल गया है। चलो हॉस्पिटल चलें। अरे नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे खुद ही ठीक हो जाएगा? आप छोड़ें, आप ऑफिस जाएं। मगर मैं ऐसे कैसे चला जाऊं? कुछ नहीं हुआ, मामूली सा छाला है, ठीक हो जाएगा। मैं मेडिसिन ले लूंगी। बड़ी मुश्किल से वो ऑफिस गए थे और ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया। ऑफिस से आने से पहले तक वो मुझे 10 फ़ोन कर चुके थे। मुझे अफसोस भी होता था कि मैं वसीम के साथ गलत कर रही हूँ, मगर मैं क्या करती, मैं अपनी मोहब्बत से मजबूर थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब मैं घर आऊं तो तुम मुस्कुरा के मेरा इस्तकबाल किया करो? मुझे ऐसे चोचले बिल्कुल भी पसंद नहीं।
मेरा दिल चाहता है कि तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनो। आप ऐसा करें कि एक रिबॉट ले आए जो आपकी सारी फरमाइशें पूरी कर दे। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम भी एक रिबोट ही की तरह हो? हाँ हूँ, तो फिर छोड़ दो मुझे। देखो, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए यहाँ नहीं लाया। सुने वसीम, आपने मुझे मेरे हाल समेत कबूल किया है, इसलिए मैं अब तक यहाँ हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस दिन आपने मुझसे मनमानी करने की कोशिश की तो वो दिन इस घर में मेरा आखिरी दिन होगा। मुझे कभी कभी हैरत से ज़्यादा उलझन होती थी कि कैसा मर्द है। मैं समझ रही थी कि मुझसे नाराज़ होंगे, मगर उन्होंने जिस अंदाज से मुझसे बात की थी, लग ही नहीं रहा था कि मैं उनसे बदतमीज़ी करके आई हूँ। लेकिन अगले चंद दिनों में मैंने वसीम में कुछ तब्दीलियाँ देखी कि वो अब मुझसे कम बात कर रहे थे। मैं समझ रही थी कि शायद वो मुझसे थक चुके होंगे, तंग आ चुके होंगे और अब मुझे छोड़ देंगे। नैना, यार वो तुम्हारी कज़न है ना, क्या नाम है उसका, अमारा। आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे उसका सेल नंबर चाहिए। वो क्यों? अगर मैं ना बताना चाहूँ तो? मुझे उनकी सोची हरकत पे गुस्सा आ रहा था। मैं समझ रही थी कि शायद वो मुझे जलाने के लिए नंबर मांग रहे हैं, मगर हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ हमारा, मैं वसीम बात कर रहा हूँ, नैना का हस्बैंड। अरे वसीम भाई, आप खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है, बस मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। मुझसे? हाँ, बोलो, करोगी ना? अगर कर सकी तो ज़रूर करूँगी, आप बोलिए। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, आप लोग आज हमारे घर आ जाइए और रात का खाना हमारे साथ खाइए। अरे नहीं भाई। तो फिर? मुझ पे ट्रस्ट है? जी वसीम भाई। तो फिर मुझसे बाहर मिलो। बाहर? हाँ, जहाँ तुम कहो, होटल, पार्क या कहीं भी। नैना भी साथ होगी ना? नहीं। नैना साथ नहीं होगी? मुझे बहुत ज़रूरी काम है, बस ये समझो कि मेरी ज़िंदगी का मामला है। डराएं तो नहीं? और मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी जब तक मैं ना कहूँ। ओके। ठीक है, तो फिर ये बताओ कि हम कब और कहाँ मिल रहे हैं? मैं आपको सोच के बताती हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारा क्या हुआ, खैरियत तो है? वसीम भाई क्या कह रहे थे? यार वो कह रहे थे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो मना किया था, लेकिन वो बहुत इस्रार कर रहा है मिलने के लिए। मेरा ख्याल है कि मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फरिया यार, मुझे तो वो शरीफ इंसान लगते हैं। अगर पटरी से उतरे ना तो फ़ौरन वापस आ जाना।
मारा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो आप उसी से पूछे ना कि आखिर वो चाहती क्या है। उससे तो मैं 10 दफ़ा पूछ चुका हूँ, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देती। तो वसीम भाई अब आप ही बताएं, मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकती हूँ। अच्छा ये बताओ, शादी से पहले नैना अपने अम्मी अब्बू के घर पे भी इसी तरह से रहती थी? नहीं तो कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था उसका? नहीं नहीं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो हमारा, अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ मुझे सच सच बता दो, मेरी सारी ज़िंदगी का मामला है। वो वसीम भाई असल में जी ऐसी ही बात है। कौन है वो? फरीद। वसीम भाई देखिए, आप नैना को गलत मत समझें, वो बुरी नहीं है। मैं महसूस कर रही थी कि अब वो मुझसे खिंचे खिंचे रहने लगे थे। मैंने वजह जानने की कोशिश भी नहीं की थी। मैं तो बस इस बात की मुंतज़िर थी कि कब वो मुझे आज़ाद करेंगे। लेकिन एक दिन नैना, आज मैं तुम्हें सोचने के लिए 8 घंटे दे रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं ऑफिस से वापस आऊँ तो तुम वो ब्लैक वाला सूट पहन कर रखना। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर तुमने वो ब्लैक सूट पहन लिया तो मैं समझूंगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। और अगर ना पहनूं तो मैं ये समझूंगा कि तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। आज मैं बेहद खुश थी कि वसीम मुझे खुद छोड़ने पर रजामंद हो गए, और वो भी बगैर किसी लड़ाई और हुज्जत के। मैंने तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अपना सामान बांधो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। वसीम की आंखों में नमी देख के अजीब कैफियत तारी हो गई थी मुझ पे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी मेरे अंदर क्या चल रहा है। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और कह रहा था। कागजात भी तुम्हें 2-3 दिन में मिल जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर था कि मुझे अपने किए पे नदामत हो रही थी। तुम आज़ाद हो।
अजीत मुझसे बहाने बनाया करता था, और ये कि वसीम ने किस किस तरह से मेरी दिलजोई की थी, और ये भी कि उन्होंने मुझसे अमारा का नंबर लिया था, मुझे ब्लैक सूट पहनने का कहा था, और उनकी बात ना सुनने पे मुझे घर छोड़ने जा रहे थे। और जब उन्होंने अपना वॉलेट मोबाइल दे दिया था तो फिर क्यों हमला किया उस लड़के? लड़की हूँ, कैसी औरत हूँ, अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करने पे तुली हुई थी।
पूछोगे नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ? क्या चाहते हैं आप? मैं तुम्हारे दिल में घर चाहता हूँ। वो तो आप